स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को मेरे इससे पहले वाले वीडियो में स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में सामान्य जानकारी दी थी और स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो प्रमुख विशेषता हैं वो बताई थी। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में अगली विशेषता आती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आशय है कि जनता निर्वाचन प्रक्रिया में या कानून निर्माण की प्रक्रिया में या जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन है उस स्वरूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही लोकतंत्र का सही प्रकार माना जाता है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, यानी सीधे रूप में जनता कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार नहीं होती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। स्विस संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता अगर किसी को हम मानते हैं तो वहाँ पे प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें जीवन की सभी विविधताएं लोकतंत्र से उत्पन्न हुई हैं और स्विट्ज़रलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र संघीय समाहित है। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी कानून को रद्द कर सकती है और यही अवस्था कैंटनों में भी है। यानी स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रचलित संस्थाओं में या प्रचलित व्यवस्था में जनता कुछ कैंटनों में और संघीय स्तर पर कुछ सीमा तक कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है या फिर व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को रद्द करने का अधिकार भी वहाँ की जनता को प्राप्त है। स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल व आउटर अपेंजल में आज भी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान है। इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं, जिसको लैंडसीमाइंड कहा जाता है, द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कुछ कैंटनों में तो जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर उनका पद भी समाप्त कर सकती है। स्थानीय स्तर पर कम्यून्स में जनता सीधे सीधे कानून बनाती है और अपने अधिकारियों को चुनती है। कुछ स्विस कैंटनों में तो जनता के लिए मतदान करना अनिवार्य है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जो लैंडसीमाइंड संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में सीधे रूप में जनता कानून निर्माण की प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं और अगर व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कोई कानून जनता के पक्ष में नहीं है या जनता के हित में नहीं है तो उन कानूनों को रद्द करने का जो कार्य है वो भी जनता के द्वारा किया जा सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में जो सच्चे लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड का संविधान सबसे ऊपर आता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जनता के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए सीधे रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जो संस्थाएं अपनाई गई हैं वो कारगर सिद्ध हो रही हैं। अगला आता है निराली संसदीय व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख देशों के रूप में हम संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में मानते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में मानते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है कि कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका के नाम पर देश का समस्त शासन संचालित होता है और वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा अपनी शक्तियों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है। जिन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में कार्यपालिका का कार्यकाल या कार्यपालिका पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और जब तक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का बहुमत होता है तब तक वह कार्य करती रहती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पूरी तरह से पृथक होती हैं और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का भाव नहीं होता है। अगर संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण हम उत्तरदायित्व वाला शासन मानते हैं या उत्तरदायित्व का सिद्धांत मानते हैं
तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण स्थायित्व का सिद्धांत है। अब स्विट्जरलैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था के रूप में एक अनूठी व्यवस्था है कि उसको पूर्ण रूप से ना तो हम संसदात्मक व्यवस्था वाला देश कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से हम उसको अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाला देश कह सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अगर स्वरूप उस देश में माने तो वहाँ पे बहुल कार्यपालिका कार्य करती है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बहुल कार्यपालिका के रूप में कार्यपालिका के कई सारे बहुल कार्यपालिका के रूप में वहाँ पे कार्यपालिका के 7 सदस्य कार्य करते हैं। स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वहाँ की संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था का अगर कोई गुण स्विस संघात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं या स्विस संविधान में अगर हम देखते हैं तो वहाँ की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? वहाँ की संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है। किंतु इसका निरालापन यह है कि संसद के अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की है। स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की होते हुए भी स्विट्जरलैंड में शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता है जो अध्यक्षीय प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में पाया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड की संसदात्मक शासन व्यवस्था को या वहाँ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम नहीं पहुँच सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में संसदीय शासन व्यवस्था कार्य करती है या फिर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कार्य करती है। किंतु यह अवश्य है कि स्विट्जरलैंड ने अपनी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह की शासन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया है जिससे कि उनके देश में विभिन्नतापूर्ण जो समाज है, विभिन्नतापूर्ण जो वहाँ का भौगोलिक परिवेश है, उन सब में किसी न किसी रूप में साम्यता स्थापित करते हुए विवाद की स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न नहीं हों। अगला है निराली व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड के व्यवस्थापिका या वहाँ की संसद के 2 सदन हैं। उच्च सदन को प्रतिनिधि सभा और निम्न सदन को सीनेट कहते हैं। किंतु विश्व में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ पे कि संसद के दोनों सदनों के अधिकार और शक्तियाँ जो हैं वो बिल्कुल समान हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ कम हैं और ब्रिटेन में लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम हैं। किंतु स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका के अंगों के रूप में दोनों की जो शक्तियां हैं उनको बिल्कुल समान माना गया है। सिर्फ संसद के दोनों सदनों में इस रूप में अंतर है कि ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। इसके अतिरिक्त शक्तियों के विभाजन जो कि संविधान के माध्यम से किया गया है, उस आधार पर दोनों संसद के अंगों में किसी भी तरह का कोई अंतर वहाँ पर नहीं किया गया है।